हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पिछली कक्षाओं की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली है प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी है हमारी पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को और जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला है पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णांक कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दिया गया तो यह हमारा पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक। नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। तो यदि पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक। अगली परिभाषा है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जबकि q नॉट इक्वल 0 हो। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 4, 5, 8 आदि। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 4/1। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो ये क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। बट आपको याद रखना है कि q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। मतलब नीचे आज के 0 नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप की नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यदि इसके मान की बात की जाए जो होता है 22/7, यह एक परिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अगर इसके मान की बात की जाए 22/7, वो एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 2, 4, √2, √3, √5। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी परिमेय संख्या और ये हमारी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। अब हम सीखेंगे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका को इंग्लिश में लेमा कहते हैं। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीखने से पहले हम प्रमेयिका शब्द का अर्थ समझेंगे। प्रमेयिका शब्द का अर्थ होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन, और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे
दो पूर्णांक 31 और 5। तो देखिए 31 बड़ा है 5 से, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 से 31 में भाग देंगे। 5 छक्के 30, कितना शेषफल मिला हमें, 1। जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। जिसमें भाग दिया होता है उसको बोलते हैं हम भाज्य। ये हमारा होता है भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल। अब भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसमें शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, और या तो ये 0 होता है या तो उससे बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शेषफल है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु सदैव क्या होगा, वो भाजक से छोटा होगा। तो देखिए ये जो हमारा शेषफल है ये हमारा 0 भी प्राप्त हो सकता है या 0 से बड़ा भी प्राप्त हो सकता है। तो हम कह सकते हैं या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु ये सदैव भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। इसी प्रकार हमारे पास दो पूर्णांक a और b हैं, जिसमें a बड़ा है किससे, b से। यदि हम b से a में भाग देते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो भागफल आएगा वो q होगा और जो शेषफल होगा वो r होगा, तो इस तरीके से हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस r एक फॉर्मूला आएगा। इसी फॉर्मूले को हम न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का कहते हैं। और यहाँ पर भी जो हमारा शेषफल है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, परंतु वो सदैव भाजक से छोटा होगा। हमें याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसमें सदैव शेषफल 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु सदैव भाजक से छोटा होगा, और इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। हमारे पास दो पूर्णांक 31 और 5 थे, जिसमें 31 बड़ा था किससे, 5 से। तो हमने अगर 5 से 31 में भाग दिया तो हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त हुआ, में 1, भागफल कितना प्राप्त हुआ 6, हमारा भाजक कितना था 5, और भाज्य कितना हो गया हमारा 31। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य कितना है हमारा 31, भाजक कितना है हमारा 5, भागफल कितना है हमारा 6 प्लस शेषफल कितना है हमारा 1, जिसमें सदैव 1 बड़ा होगा 0 से या इसके बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं जो शेषफल है वो बड़ा होगा 0 से या उसके बराबर होगा, परंतु वो सदैव भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरीके से हमने न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका को देखा, जिसमें हमारे पास दो पूर्णांक a और b थे, जिसमें a बड़ा था b से। यदि हम b से a में भाग देते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास जो भागफल आएगा वो q है और जो शेषफल है हमारे पास क्या है, r है। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसमें r बड़ा होगा 0 से या इसके बराबर होगा, परंतु वो सदैव b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम शब्द का अर्थ होता है एक श्रृंखला, जिसे हम इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया होती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसका यूज किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास दो पूर्णांक c और d हैं। अब देखिए c बड़ा है d से, इसलिए हम c को अंदर लिखेंगे और d को बाहर लिखेंगे, और भाग दे करके मान लेते हैं जो हमारा भागफल आता है वो q है और जो शेषफल आता है वो हमारा r है। अब मान लेते हैं हमें देखिए इस स्थिति में जो r है, जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस प्रक्रिया को हम दोबारा से करेंगे। तो जो हमारा भाजक होगा उसको हम इधर फिर से उतार लेंगे और फिर से इसमें हम भाग देंगे। मान लेते हैं इस केस में हमारे पास जो भागफल होगा वो q2 आएगा और जो शेषफल होगा वो हमारा r2 आएगा। अब हम इसी प्रक्रिया को फिर से पुनः करेंगे। अब हम इस r को इधर लिख लेते हैं
अब मान लेते हैं हमारे पास जो भागफल आएगा वो Q3 आएगा और जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। जैसे ही हमें 0 प्राप्त हो जाए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी और इस स्थिति में जो हमारा भाजक होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पूर्णांक C और D हैं जिसमें C बड़ा है D से। यदि हम D से C में भाग देते हैं और मान लेते हैं हमारे पास भागफल Q आएगा और शेषफल हमारे पास R होगा। अब इस जो हमारे पास भाजक था उस भाजक को हम फिर से इधर उतार लेंगे और R से इसमें हम भाग देंगे, तो उस केस में मान लेते हैं हमारे पास जो भागफल आएगा वो Q2 होगा और शेषफल R2 होगा। अभी देखिए इस स्थिति में हमारे पास 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो इस क्रिया को हम दोबारा से करेंगे और इस हम R को फिर से उतार लेंगे। अब फिर इससे हम इसमें भाग देंगे, तो उस केस में मान लेते हैं हमारे पास जो भागफल होगा वो Q3 होगा और जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हो गया। तो जिस स्थिति में हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त हो जाए उस स्थिति में जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चैप्टर 1 का पहला उदाहरण देखेंगे जो कि है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास दो संख्याएं 4052 और 12576 है। तो देखिए इसमें 12576 बड़ा है 4052 से, इसलिए 4052 को हम बाहर लिखेंगे और 12576 को हम अंदर लिखेंगे। अब हम इससे इसमें भाग देंगे तो लगभग 3 बार 12156 आएगा। अब इसको हम इसमें से घटाते हैं तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हमें लिखना है भाज्य। तो भाज्य कितना है हमारा 12576। इसके बाद हमें लिखना है हमारा भाजक जो कि कितना है 4052 गुणा, इसके बाद हमें लिखना है भागफल और प्लस जो भी हमारा शेषफल आया हो हम उसको लिख देंगे 420। अब यहाँ देखेंगे हमें इस स्थिति में जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस प्रक्रिया को हम पुनः स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास जो भी पहला भाजक था उसको हम इधर उतार लेंगे। अब हम इसमें भाग देंगे तो लगभग 9 बार कितना आ जाएगा 3780। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे, घटाने पर जाएगा 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2। अब इस चीज को हम फिर से इधर लिखेंगे तो हमारे पास जो भाज्य है वो कितना है 4052 बराबर जो हमारे पास भाजक है वो कितना है 420 इंटू हमारे पास भागफल कितना है 9 प्लस शेषफल कितना है 272। अब देखिए इस स्थिति में भी हमारे पास जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है, हमें ये प्रक्रिया फिर से करनी है। तो देखिए इस 420 को हम इधर लिख लेंगे। अब इससे हम इसमें भाग देंगे। यदि हम 2 बार देंगे तो वो इससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा जो कितना आएगा 272। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इस चीज को हम फिर से इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है हमारा भाज्य जो कितना है हमारा 420 बराबर, फिर हमें लेना है अपना भाजक जो कितना है 272 इंटू, फिर लेना है हमें अपना भागफल जो कितना है 1 प्लस, फिर लेना है हमें अपना शेषफल जो कितना है 148। अब देखेंगे इस स्थिति में भी हमारे पास जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस प्रक्रिया को हम पुनः करेंगे। अब इसको हम फिर से इधर उतार लेंगे। अब इसका भाग हम इसमें देंगे तो लगभग 1 बार जाएगा जो कितना आएगा 148। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे तो देखिए 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो देखिए फिर इस चीज को हम फिर से इधर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना भाज्य जो कितना है 272 बराबर, फिर लिखेंगे हम अपना भाजक 148, फिर लिखेंगे हम अपना भागफल जो कि है 1 और फिर हमारा शेषफल जो कि कितना है 124। तो देखिए इस स्थिति में हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त
नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं आर नॉट इक्वल 0। तो ये प्रक्रिया हम फिर से करेंगे। तो अब हम इस 148 को इधर उतार लेंगे। तो देखिए लगभग एक बार जाएगा, कितना आएगा 124। इसको इसमें से हम घटाएंगे, कितना मिलेगा 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब इस चीज को हम फिर से इधर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम 148 को, क्योंकि ये हमारा भाज्य है। फिर हम लिखेंगे अपने भाजक को 124 इंटू, फिर लिखेंगे हम अपने भागफल को जो कि 1 है, प्लस अब लिखेंगे अपने शेषफल को जो भी कितना है 24। तो देखिए यहाँ पर भी हमें r 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस प्रक्रिया को हम फिर से करेंगे। अब इस 124 को हम इधर उतार लेंगे। अब 24 पंजे 120, इसको हम घटाएंगे, कितना बचेगा 4। अब इसको हम फिर से इधर लिखेंगे। तो हमारा भाज्य कितना है 124, भाज्य कितना है हमारा 24, गुणा भागफल कितना है हमारा 5, प्लस शेषफल कितना है हमारा 4। तो इस स्थिति में भी हमारा शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रक्रिया को हम फिर से करेंगे। तो अब हम इस 24 को इधर उतार लेते हैं। तो 4 छिंग 24। अब देखिए इसको हम इधर लिखेंगे। तो हमारा भाज्य कितना है 24, हमारा भाजक कितना है 4, गुणा भागफल कितना है हमारा 6, प्लस शेषफल कितना है हमारा 0। तो देख सकते हैं इस स्थिति में हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0। चूंकि इस स्थिति में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। अतः इस स्थिति में हमारा भाजक कितना है 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा HCF 4 होगा। अगर आपको इस भाग विधि में कोई भी समस्या है तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Yeah.